बेटा रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे पहले किसको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। बेटा अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का होता है 2He4। इसके अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब जो बना इसे क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल। अब जो बना इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। हीलियम +2 इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। बेटा ये लेड बॉक्स है या लेड क्यूब है, लेड क्यूब है। इसके अंदर पोलोनियम का एटम रखा, पोलोनियम, या ऐसे हटा लो पोलोनियम हटा के, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा जिससे अल्फा पार्टिकल निकलता हो। अल्फा पार्टिकल को फिर गाइड किया। यहां पे एक कोलिमेटर होता है, यहां पे एक कोलिमेटर होता है जो अल्फा पार्टिकल को गाइड करता है। यहां पे सामने गोल्ड फॉयल होता है बेटा, गोल्ड फॉयल, यहां गोल्ड फॉयल होता है बेटा, बात नहीं, यहां गोल्ड फॉयल होता है और पीछे एक स्क्रीन होता है जिंक सल्फाइड की, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड की होती है, ZnS की। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की होती है, ZnS की। ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये बात मत करो, बोला ना, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है बेटा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब जब इससे अल्फा पार्टिकल टकराता है, जब इससे अल्फा पार्टिकल टकराता है तो ये ग्लो करता है। जिस जगह पे हिट करेगा उस जगह पे ये ग्लो करता है, ठीक है। दीक्षा रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अभी यही स्टार्ट किया। ड्राइंग बना लो फिर बताता हूं। बेटा बीच में एक कोलिमेटर भी होता है, लेकिन डिजाइन पे आपको बहुत नहीं जाना है। यहां पे एक कोलिमेटर होता है जो अल्फा पार्टिकल को गाइड करता है, नेगेटिव चार्ज कोलिमेटर होता है, लेकिन अब उतना डिटेल आपको नहीं जाना है। बहुत सारी चीजें होती है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे और ऐसे पढ़ रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। बना लिया बेटा। ये लेड ब्लॉक, लेड क्यूब क्यों रखा? ताकि रेडिएशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकले, रेडिएशन केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखे, इसीलिए यहां पे लेड क्यूब लिया, यहां पे लेड क्यूब लिया, ताकि रेडिएशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकले। उसकी ओपनिंग बस एक जगह करी, ठीक है। बच्चों यही बचपन वाली ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा अभी आपको, बच्चों ने पढ़ा था ना, बचपन में नहीं पढ़ा था इसको? यार कैसा बचपन था आप लोगों का। लिख लिया इसको? बेटा बताओ सबसे पहले जिन्होंने लिख लिया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया था? गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया था रदरफोर्ड ने? करेक्ट बेटा, गोल्ड फॉयल की सबसे थिन मेम्ब्रेन बनाई जा सकती है, इसीलिए गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया। बेटा गोल्ड फॉयल की सबसे पतली लेयर बनाई जा सकती है, पतली लेयर बनाई जाएगी तो एक एटॉमिक लेयर बन सकती है ना, अगर मोटी होगी तो कई एटम आ जाएंगे, पतली लेयर में सिंगल एटॉमिक लेयर कैन बी फॉर्म्ड, इसीलिए बेटा इन्होंने गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया था पहली बार, ठीक है ना। बेटा आगे चल के क्वेश्चन आया था कि अगर हाइड्रोजन एटम को फ्रीज कर दे, फ्रीज करके सॉलिड बना दे, तो और सॉलिड बना के यहाँ पे रखे तो क्या हम रख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में? बता रहा हूं क्वेश्चन देखना, कहीं घूम फिर के आया होगा कि अगर हम इस गोल्ड फॉयल की जगह, पहले हाइड्रोजन गैस होता है, पता चला हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन को अगर फ्रीज कर दें और फ्रीज करने के बाद उस फॉयल की जगह यूज करें
तो क्या ये एक्सपेरिमेंट आपको सही रिजल्ट देगा? तो बेटा उसका आंसर है कि सही रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन को अल्फा पार्टिकल नॉकआउट कर देगा, नॉक कर देगा। गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी होता है, गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी होता है, लेकिन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लाइट होगा। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जब लाइट होगा तो अल्फा पार्टिकल जब उससे टकराएगा तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ बाहर आ जाएगा। ए रसिका पीछे उठो, तुम उठो, बहुत देर से सुन रहा हूं मैं तुम लोग का। चलो एकदम पीछे चलो, एकदम पीछे। अब तुम चारों अगर फोन दोबारा टेबल पर गया, मैं बोल रहा हूं ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, गधा कहीं का इस चैप्टर से पास होना है तुम लोगों को। 17 नंबर का इस चैप्टर से आता है, इसी से पास होना है। और उसके बाद ही बात कर रहा है तुम लोग। मॉडर्न फिजिक्स में 17 नंबर लास्ट में दिखाया था ना, मैं उसी से पास होना है। बैठो चुपचाप, देव झगड़ा नहीं, बैठो बेटा। बना लिया? लिखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बेटा इसका ऑब्जर्वेशन लिखो। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड, वेंट अनडेविएटेड। बेटा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पास हुए, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड, वेंट अनडेविएटेड, अनडेविएटेड। दूसरा लिखो, लिखो, लिखो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू among them, very few among them, among them deviated, deviate, very few among them, among them deviated by, deviated by, deviated by some amount, deviated by some amount। हाँ, some कुछ, SOME, deviated by some amount। ठीक है। तीसरा लिखो, हाँ, 1 out of 8,000, 1 out of 8,000, 1 out of 8,000 got reflected, got reflected among the, got reflected along the same path। 1,000, 8,000 बोला था ना, 1 out of 8,000 got reflected along the same path, along the same path, along the same path, along the same path। ठीक है बेटा। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड गए। इससे इनको पता चला रदरफोर्ड को कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। कुछ क्या हुआ, कुछ अमाउंट से डेविएट हुए, जिससे पता चला कि उस पे पॉजिटिव, बहुत कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। बेटा अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो अगर ये डेविएट हुआ है तो प्लस चार्ज होगा, तो बहुत कम जगह पे प्लस चार्ज है। और एक और बात उन्होंने कंफर्म किया कि इसके अंदर बहुत ही कम जगह पे बहुत हाई डेंसिटी है, और उस हाई डेंसिटी पे हाई चार्ज है, जिससे वो अल्फा पार्टिकल उसी पाथ के अलॉन्ग रिट्रेस, मतलब वापस रिफ्लेक्ट हुए। समझ में आना? तो ऑब्जर्वेशन लिख लो, ऑब्जर्वेशन, सॉरी कंक्लूजन। बेटा ये ऑब्जर्वेशन था, ये कंक्लूजन लिखो। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन पहला पॉइंट लिखो, मेजॉरिटी ऑफ द एटम इज, मेजॉरिटी ऑफ द एटम इज एम्प्टी, द एटम इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली है, एम्प्टी। मेजॉरिटी ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना। लिखो पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड मास, एंड मास रिसाइड इन, रिसाइड इन, रिसाइड मतलब रहते हैं, रिसाइड इन वेरी वेरी लेस वॉल्यूम,
positive charge and mass reside in very less volume in the atom, which is called as nucleus, which is called as in the atom, which is called as nucleus, which is called as nucleus, which is called as nucleus. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन revolve around, third point, electron revolve around the nucleus. Third point, electron revolve around the nucleus, as planet revolve around the sun, बेटा रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। बेटा रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से कि एटम का सारा चार्ज बहुत कम जगह पे होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास बहुत कम जगह पे होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना बेटा, इस बीच वाले जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसको उन्होंने क्या कहा था? न्यूक्लियस। बेटा रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। ये बात याद रखना, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बेटा न्यूक्लियस के खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज शो नहीं हो रही। अच्छा एक मिनट बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, देखो न्यूक्लियस, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसका खोज हुआ था? न्यूक्लियस का। ये बात याद रखना। और बेटा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट आ जाओ ड्रॉबैक पे। इनका ड्रॉबैक था, तो ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक देखो, इनका ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। अच्छा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, चलो पहले लिख लो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बेटा इनके मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? तो पहला ड्रॉबैक लिखो, किसी को पता है पहला ड्रॉबैक क्या था इनका? पहला लिखो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, he could not define, he could not explain, he could not, ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में पहला, he could not explain the stability of atom, he could not explain the stability of atom, he could not explain the stability of atom। इसी में लिखना, इसी में लिखना, एक लाइन छोड़ के, he could not explain the stability of atom। यहां इसी में लिखना, when an electron revolve in a circle, revolve in a circle, when an electron revolve in a circular orbit, लिख लो, when an electron revolve in a circular orbit, it radiate energy, circular orbit, it radiate energy। ठीक है ना, and electron must fill into the nucleus, it radiate energy and electron must fill into the, हाँ क्या लिखा है बता दो उसको खुशी? radiate energy and electron must fill in the nucleus, must fill in the nucleus, in the nucleus, must fill into the nucleus, in the nucleus, after losing all its energy, an electron must fall into the nucleus after losing all its energy, है ना? अरे बात समझ लो, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे ये मान लो रदरफोर्ड का मॉडल है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। एक ड्राइंग याद रखना, इसमें बहुत फेमस है बेटा, अभी आपने पढ़ा था ईएम वेव में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा बेटा तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा। अरे सिखाया था ना,
अगर एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल करता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, ईएम वेव, उसके अंदर से ईएम वेव निकलता है। तो बेटा जब ईएम वेव निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। अरे बेटा ईएम वेव एनर्जी ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और कम होते होते अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बेटा स्पीड कम होगी तो वो लोअर ऑर्बिट में रोटेट करते करते अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो इसी ड्राइंग को आपको दोबारा बना लो, ये उसमें एसी वगैरह हटा के, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है तो अल्टीमेटली इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि एनर्जी रेडिएट करेगा तो बेटा एनर्जी कम होती जाएगी और कम होते होते वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अरे ये बात समझ में आया क्या? समझ में आया बात? बेटा इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होते होते वो कहां पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस। बेटा एटम खत्म, दुनिया खत्म, क्योंकि सब चीज एटम से बना है। तो एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, ऐसा क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझना बेटा, ये समझ पाओगे तभी रदरफोर्ड, उनका नील बोर का मॉडल समझ में आएगा। ये इनका पहला ड्रॉबैक। इनका दूसरा ड्रॉबैक देखो, दूसरा ड्रॉबैक, इनका दूसरा ड्रॉबैक देखो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, दूसरा ड्रॉबैक, he could not explain the hydrogen spectrum, he could not explain the hydrogen spectrum। बेटा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, he could not explain the hydrogen spectrum। बेटा जे थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जे थॉमसन के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, तो बेटा वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, दो ड्रॉबैक थे बेटा, एक था कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा था कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी खोते खोते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। समझ में आया ना? ये इनके दो ड्रॉबैक थे। बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे हाइड्रोजन को एक ट्यूब में भर लो, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर लो, हाइड्रोजन गैस भर लो, हाइड्रोजन गैस भरने के बाद इसको हीट करो, हीट करोगे, या बेटा इसको किसी भी और तरीके से एनर्जी दे दो, तो उसके बाद जैसे इसको कूल डाउन करोगे, एनर्जी दे दो पहले, फिर इसको अलग रख दो, अलग रखने के बाद इसके अंदर से अलग अलग टाइप की रेडिएशन निकली। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड की रेडिएशन बाद में क्यों निकली। जैसे पहले एनर्जी दे दो, हीट के फॉर्म में दे दो, लाइट के फॉर्म में दे दो, फिर उसको जैसे ट्यूब को अलग रखोगे उसके अंदर से अलग अलग रेडिएशन निकलेगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो रेडिएशन दिख रही थी। तो ये दोनों ही कारण इनके ड्रॉबैक का रहा, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक का। तो एक लोग का ड्रॉबैक दूसरे लोग का स्ट्रेंथ बनता है। तो इसके बाद आ जाओ डायरेक्ट नील बोर मॉडल। नील बोर मॉडल, ठीक है, नील बोर्स मॉडल। फिजिक्स में उतना मतलब केमिस्ट्री जितना डेप्थ नहीं है, लेकिन फिजिक्स में डेप्थ नील बोर मॉडल में कैलकुलेशन का है। ठीक है ना। बाकी नील बोर मॉडल, इसके बाद और भी मॉडल आप लोग केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, फिजिक्स में नहीं। ठीक है ना। नील बोर मॉडल, तो देखो बेटा रदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक थे, नील बोर के 4 पॉस्टुलेट है। नील बोर के कितने पॉस्टुलेट हैं? 4। तो 2 पॉस्टुलेट रदरफोर्ड के पहले ड्रॉबैक को काउंटर करेंगे और 2 पॉस्टुलेट रदरफोर्ड के दूसरे ड्रॉबैक को काउंटर करेंगे। समझ में आया ना? तो 4 पॉस्टुलेट में 2 रदरफोर्ड के पहले ड्रॉबैक को और 2 रदरफोर्ड के दूसरे ड्रॉबैक को। तो बारी बारी से लिखो। पहला ड्रॉबैक, पहला पॉस्टुलेट नील बोर्स पॉस्टुलेट। बेटा ये नील बोर्स मॉडल के पॉस्टुलेट हैं। ठीक है ना। ये पॉस्टुलेट्स बता रहा हूं मैं आपको, पॉस्टुलेट्स ऑफ नील बोर मॉडल। ठीक है ना, पॉस्टुलेट्स ऑफ नील बोर मॉडल। ठीक है ना। पहला लिखो, पहला बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a nucleus in fixed orbits, electron revolve around the nucleus in fixed orbits, in fixed orbits, in fixed orbits। ठीक है ना। इसके बाद लिखो while radiating, while revolving, इसी में while revolving in these orbits, while revolving in these orbits, electron do not radiate, while revolving in these orbits electron do not radiate because of, while revolving in these orbits electron do not radiate because of the formation of standing wave,
because of the formation of standing wave, because of the formation of standing wave, because of the formation of standing wave, ठीक है ना, because of the formation of standing wave। सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट नील, अच्छा रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ था पहला, क्लियर है ना। रदरफोर्ड ने बताया था बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं और एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। तो नील बोर ने कहा कि ऐसा नहीं है, रदरफोर्ड की तरह किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो बोले उन ऑर्बिट में क्या ऐसा होता है कि एनर्जी नहीं रेडिएट करते, उनमें क्या ऐसा होता है कि ईएम वेव का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। तो बोले कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता है, उनमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो बच्चे समझना चाहे मैं बताना चाहता हूं बच्चों, वो ऑर्बिट होती है जिनका 2 पाई आर जो होता है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो वेव इसी ऑर्बिट में पूरी अपनी साइकिल को पूरा कर लेती है, ठीक है ना। तो ये वो ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे उनका जो पेरीमीटर है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये वो ऑर्बिट्स होती है। तो इन ऑर्बिट्स में वेव इस तरह से स्टक हो जाती है कि इनसे वेव फिर बाहर नहीं निकलती। तो इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। समझ में आया ना, पहला बात समझ में आया। रदरफोर्ड का पहला पॉइंट यही तो था ना कि रेडिएट होगा, तो उन्होंने बोला इन ऑर्बिट में रेडिएशन जो होता है वो रेडिएशन स्टक कर जाता है ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो पूरा बाहर नहीं आता है, पहला इनका काउंटर। दूसरा लोगों ने बोला कि चलो ये बात आपकी मान लिया कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उन ऑर्बिट्स को हम पहचानेंगे कैसे, उन ऑर्बिट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बोला, इसके बाद बोला बेटा लिखो दूसरा पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सेकेंड पॉइंट इन्हीं में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीज ऑर्बिट्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दीज ऑर्बिट्स, these orbits is equal to the integral multiple of, is equal to the integral multiple of, is equal to the integral multiple of h upon 2 pi, is equal to the integral multiple of h upon 2 pi। angular momentum in these orbits is equals to the integral multiple of h upon 2 pi, h upon 2 pi, ठीक है ना, h अपॉन 2 पाई, ठीक है। अभी तो ध्यान से देखो बेटा, नील बोर ने ये बताया, नील बोर ने पहला लॉजिक नील बोर का क्लियर, नील बोर ने बताया इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन उन ऑर्बिट्स की पहचान कैसे होगी। तो उन्होंने बताया कि इन ऑर्बिट्स में जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं एम वी आर। एल का फॉर्मूला होता है बेटा एम इंटू वी इंटू आर, जितने लोगों को नहीं पता है वो याद रखेंगे। v यहां स्पीड है, r रेडियस है, m मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इन्होंने बताया ये nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा, nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। बेटा ये जो आता है इसको हम कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसको कहते हैं बेटा बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। n की वैल्यू स्टार्ट करती है 1, 2, 3, 4 सो ऑन सो फोर्थ, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। चलो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है ना, वो स्टिक है क्या चालू करो, नहीं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन लिख लिया, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखो। फोन दो, ठीक है ना, लिखो। समझ तो नहीं रहा, लिखने के बाद सीधे बात कर, सीधे बात कर, समझेगा कौन, समझेगा कौन। अभी तुम दोनों को बता रहा हूं, पास होना है कि नहीं होना है, पास होना है तो इस पे पूरा ध्यान होना चाहिए, नहीं तो मैं पास नहीं करा रहा। इसके बाद जैसे ही लिखने के बाद तुम दोनों बात करना शुरू करो ना, अभी मारूंगा, पेरेंट्स को बुला लूंगा मैं। बेटा लिख लिया बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। देखो अगर जो लोग बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैंने बताया ना 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो 2 पाई आर
एन लैम्डा, लैम्डा की जगह देखो मैं ये लिख रहा हूं एच अपॉन एम बी, किसी को समझ में आया कहां से लिख रहा हूं? लैम्डा की जगह एच अपॉन एम बी लिख रहा हूं। लास्ट क्लास में पढ़ाया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। लैम्डा इक्वल टू कितना होता था? एच अपॉन पी, पी होता था ना, देख लो वही रिलेशन आ गया। एमबी को उधर भेज दो, 2 पाई को इधर ले आओ, तो बेटा एमबी को उधर भेजोगे तो कितना होगा? एम बी आर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, सेम रिलेशन आ गया, ठीक है ना। इन ऑर्बिट्स में 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल होता है, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन पी डालोगे, सेम रिलेशन आ जाएगा। इसको खैर ये जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे बता रहा था बस। बाकी ये याद रहना चाहिए, इन ऑर्बिट्स की पहचान क्या है? इन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? एनएच अपॉन 2 पाई के, एनएच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। बोर्स मॉडल में पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ? बोर्स मॉडल में पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कोई बताओ? एच अपॉन 2 पाई, अरे एन की वैल्यू 1 डाल दो ना। दूसरे वाले का कितना होगा? 2h अपॉन 2 पाई, तीसरे वाले का 3h अपॉन 2 पाई, चौथे वाले का 4h अपॉन 2 पाई। तो कभी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज, तो h अपॉन 2 पाई, एकदम हलवा क्वेश्चन होता है सब। अच्छा दोनों बात समझ में आया? पहला पॉइंट रदरफोर्ड का काउंटर हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। रदरफोर्ड का यही तो प्रॉब्लम था। और दूसरे पॉइंट में ये बताया कि इन ऑर्बिट की पहचान क्या होती है? तो इन ऑर्बिट की पहचान इतनी होती है बेटा कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। पहचान भी बताया किसने? नील बोर ने, कि इनका। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तो तीसरा पॉइंट रदरफोर्ड के दूसरे ड्रॉबैक को बताएगा। ये 2 पॉइंट रदरफोर्ड के पहले ड्रॉबैक को बता रहे थे ना। अब तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स रेडिएशन, हाँ, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन which energy is equals to absorb radiation which energy is equal to the energy difference between the orbits। हाँ समझा रहा हूं, अभी लिखो। इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स, इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। बेटा इसका नाम होता है एक्साइटेशन। इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। समझाता हूं, अब इसको समझाता हूं, देखो इधर ध्यान से। हाँ ठीक है, समझ गए ना? एक्साइटेशन, देखो इधर ध्यान से बेटा, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है। अरे अलग अलग ऑर्बिट होता है ना, बचपन में भी पढ़ा होगा KLMN, ठीक है ना। तो बेटा पहले ऑर्बिट को 1 कह रहा हूं। अरे कौन सा पहला ऑर्बिट? जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, उसको n इक्वल टू 2 कह रहा हूं, इसको n इक्वल टू 3 कह रहा हूं। सुनो ध्यान से इधर। तो बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पहले n इक्वल टू 1 में होता है, इलेक्ट्रॉन पहले n इक्वल टू 1 में होता है। बेटा जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ जाता है। बेटा एनर्जी मिलती है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इधर ध्यान दो सब लोग, इंपॉर्टेंट है ये। बेटा जैसे मान लो, समझने के लिए बता रहा हूं, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस 10 जूल है। सिंपल ले रहा हूं ताकि समझ पाओ, एक्चुअल डेटा भी बता दूंगा। मान लो इन दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस 10 जूल है और इन दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस 15 जूल है, समझने के लिए बता रहा हूं। और ऊपर जो ऑर्बिट का डिफरेंस है वो 20 जूल है, सिंपल समझने के लिए बता रहा हूं। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम 10 जूल एनर्जी दे दो, मतलब कोई भी हीट से दे दो, लाइट से दे दो, अगर इसको 10 जूल एनर्जी दोगे तो तुरंत ये कहां चला जाएगा? यहां पे आ जाएगा, इसके अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। बेटा 10 जूल एनर्जी दोगे यहां पे। लेकिन बेटा अगर आपने 9.99 जूल भी दिया, 9.99 जूल भी दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा। अगर आपने
0.1 जूल भी दिया, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा। जितना एनर्जी का डिफरेंस है उसी के बराबर एनर्जी दोगे तभी ऊपर जाएगा। उससे कम दोगे थोड़ा तो भी नहीं जाएगा, उससे ज्यादा दोगे थोड़ा तो भी नहीं जाएगा। मान लो बेटा डायरेक्ट आपने इसको 15 दे दिया, डायरेक्ट आपने इसको 15 दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन पहले से डायरेक्ट तीसरे में चला जाएगा, वो दूसरे में रुकेगा भी नहीं। लेकिन बेटा अगर 15.01 भी दिया तो भी नहीं जाएगा, और 14.99 दिया तो भी नहीं जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, लेकिन जब उसको उतनी एनर्जी मिले जो एग्जैक्टली इक्वल हो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के। जैसे बेटा इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का, इनका डिफरेंस कितना लिया मैंने 15, तो एग्जैक्टली जब 15 होगा तभी ऊपर जाएगा। बेटा अगर आपने यहीं पे इसको 20 दे दिया तो डायरेक्ट फोर्थ में मिलेगा आपको। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइटेशन। एक्साइट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हायर ऑर्बिट्स में एक्साइट होता है, हायर ऑर्बिट्स में एक्साइट होता है। समझ में आ रहा है ना? इस प्रोसेस को एक्साइटेशन बोलते हैं। और बेटा इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होता है जब डिफरेंस एग्जैक्टली मैच करे। समझ में आया ना? डिफरेंस एग्जैक्टली मैच करे। बेटा इसको केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते थे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कोई अगर हाइड्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में बंद कर दो, उसमें ईएम वेव डालो तो कुछ ईएम वेव गायब हो जाएगा। वो कौन से ईएम वेव होंगे जो गायब होंगे? जिनका एनर्जी जो होगा इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। वो वाले ईएम वेव क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। बाकी सब ईएम वेव बाहर आएंगे। तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? इनको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां पे कोई भी ऐसे दो ऑर्बिट बना लो, ये तो समझाया मैंने। इसको लिख लो N1, इसको लिख लो N2। तो बेटा जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू EN2 माइनस EN1। तो बेटा डेल्टा ई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइटेशन। ये बना लो, इधर वाला ड्राइंग बना लो। ठीक है ना? इसको कितना एनर्जी रिसीव हुआ? डेल्टा ई एनर्जी रिसीव हुआ और ये ऊपर की तरफ एक्साइट हो गया। वो वाला बना के लिख लो। डेल्टा ई हमने वो एनर्जी दिया। हाँ ये तो समझाया था मैंने, बस उधर बनाना है जो लास्ट में, उधर डायग्राम बनाया। सुमरे समझ में आ रहा है? बेटा ये आसान चैप्टर है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। बेटा EN2 माइनस EN1 होगा, EN2 माइनस EN1। बेटा N1 N2 कुछ भी हो सकता है। बेटा डन। अब चौथा लिखो, चौथा पॉइंट्स लिखो। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? फोर्थ पॉइंट लिखो, लिखो आफ्टर एक्साइटेशन, आफ्टर एक्साइटेशन, आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन comes back to the lower energy orbit, comes back to the lower energy orbits, या lower orbits लिख सकते थे। comes back to the lower orbits, कोई बात नहीं, lower energy orbits by emitting the absorb energy, by emitting the absorb energy in the form of radiation, 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 which is called as de-excitation, which is called as de-excitation, de-excitation, which is called as de-excitation, de-excitation मतलब de-excite होता है इलेक्ट्रॉन, which is called as de-excitation। समझ में आया ना? एक्साइटेशन फिर de-excitation। देखो बेटा, हटाओ इसको। बेटा देखो, जैसे आप घर में हो, ठीक है ना, थोड़ी देर का फ्रीडम मिला, आप घर से बाहर गए, ठीक है, घर से बाहर जाने के बाद आपको कुछ समय बाद, मान लो आप फोर्थ में, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बेटा आपको एनर्जी मिला, मतलब आपको मौका मिला, आप घर से बाहर चले गए,
कि घर तो बेकार है, बोरिंग है, घर से बाहर चले गए, घर से बाहर चले गए बेटा, लेकिन जैसे ही कुछ समय रहे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, होम सिकनेस हो गया आपको, नहीं अब तो घर जाना है, घर की चीजें मिस करने लगे आप। तो उस समय इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके बाहर तो चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको रियलाइज होता है कि यहाँ ठीक नहीं है कुछ। कितने समय बाद? तो बेटा इसको बहुत कम समय में, 10⁻⁻8 10⁻⁹ सेकेंड, इतने में इसको पता चल जाता है कि ठीक नहीं है, जहां मैं पहले था वहां ज्यादा अच्छा है। तो ये फिर क्या कहता है, ये बोलता है मुझे वापस जाना है। तो वापस जाना है तो इसने जो एनर्जी लिया था, एनर्जी गेन करके गया था ना ऊपर, तो इसने जो एनर्जी लिया तो उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये नीचे आता है, मान लो एक स्टेप नीचे आया, तो जो इसने एनर्जी गेन किया है तो इनके ऑर्बिट के बराबर जो एनर्जी है उसको छोड़ देगा। किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। फिर बेटा यहां से यहां आएगा तो फिर एक रेडिएशन छोड़ेगा, फिर यहां से यहां, मतलब न्यू1 न्यू2 अलग अलग होता जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर एक रेडिएशन छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़ा, या ये भी कर सकता था इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट यहां जंप करे, तो फिर एक रेडिएशन छोड़ेगा। तो मल्टीपल रेडिएशन इमिट करते हुए या तो डायरेक्ट यहां भी आ सकता था, तो फिर एक रेडिएशन छोड़ेगा। तो बेटा मल्टीपल रेडिएशन छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। वो डिपेंड करता है रेडिएशन किस लेवल की होगी, वो डिपेंड करता है उसने कितना ऑर्बिट का जंप मारा है, ठीक है ना बेटा। तो डी एक्साइटेशन में ये निकलती है एनर्जी, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इनको? इमिशन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन नील बोर ने कर दिया ना। नील बोर ने कर दिया ना कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट्स जाते हैं, हायर ऑर्बिट्स जाने के तुरंत बाद वो लोअर ऑर्बिट्स में आना चाहते हैं। जब वो लोअर ऑर्बिट्स में आते हैं तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वही रेडिएशन हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? तो इसको ये बनाना नहीं है, मैं समझा रहा था, बनाने वाला इधर बेटा। जैसे En2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, N2 में आ गया, इलेक्ट्रॉन N1 में आना है, तो N1 में आना है तो नीचे आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा ना, एनर्जी रेडिएट करेगा Hν। तो Hν किसके इक्वल होगा? Hν इक्वल होगा एनर्जी डिफरेंस जो इन ऑर्बिट्स के बीच होगा। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? En2 माइनस En1, En2 माइनस En1। बेटा जब छोड़ेगा भी तो बराबर का छोड़ेगा, गेन भी करेगा तो बराबर का गेन करेगा, ठीक है ना। गेन करके एक ही बार में ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे कई स्टेप में आ सकता है या डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। कई स्टेप में आ सकता है या डायरेक्ट भी आ सकता है, इसलिए मल्टीपल रेडिएशन देखने को मिलता है। अरे बच्चों क्लियर है क्या? ये जो नील बोर के लास्ट के 2 पॉइंट किसको टैकल किए? रदरफोर्ड के सेकेंड ड्रॉबैक को। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था उनका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया ना इन्होंने, नील बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया ना। डन? अभी तो शुरुआत हुआ है बेटा। डन हो गया। अब बेटा इसमें 3 डिराइवेशन है, 3 डिराइवेशन, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी और डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। तीनों आज ही खत्म करेंगे, 3 डेरिवेशन आज खत्म करेंगे। चलो पहला लिखो डेरिवेशन ऑफ रेडियस। डेरिवेशन ऑफ रेडियस बेटा ऑडिबल। डेरिवेशन ऑफ रेडियस सुनो, इसमें केवल पहली 2 लाइन समझने वाली है, उसके बाद की लाइन आप खुद कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा पहले 2 लाइन नहीं समझेगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। मुझे याद नहीं हो, तुम्हें क्या याद होगा? मुझे भी पहले 2 लाइन याद है और लास्ट का एक स्टेप याद है। उसके बाद मैं मैथ करता हूं सिंपल, जो दिखता जाता है लिखते जाता हूं, ठीक है ना। तो पहली 2 लाइन आपको समझना है बस। देखो इधर पहली 2 लाइन, पहला देखो, इलेक्ट्रॉन कोई भी अगर न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा? Z इंटू ई। अरे Z एटॉमिक नंबर है, तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? Z के बराबर। अरे जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11। तो उसके न्यूक्लियस पे कितने चार्ज होंगे? 11 ई। तो Jd चार्ज हुआ। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना,
बेटा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन v के स्पीड से घूम रहा है, ये उसकी रेडियस है। तो बेटा फिजिक्स से हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमती है, बेटा बात नहीं, कोई भी चीज, ये बोला ना 2 पॉइंट्स बहुत ध्यान देना, फिर भी बात करो तुम लोग, कंसंट्रेशन नहीं दिखा रहे हो। बेटा देखो, कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमती है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहां सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? ई माइनस है, जेडी प्लस है, इनके बीच में कुलाम्बिक अट्रैक्शन है। कुलाम्बिक अट्रैक्शन फॉर्मूला याद करो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है K इंटू Q1। Q1 कितना है? जेडी। Q2 कितना है? ई। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना बच्चों। और इस फॉर्मूले में साइन नहीं लेते, Q1 Q2, Q1 है जेडी, Q2 है ई, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इनका रेडियस, इनके बीच में सेपरेशन। और बेटा मैंने यही बताया, ये किसके इक्वल होगा? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर, तो स्मॉल आर लिख लो, v स्क्वायर बाई आर। जितने लोगों को पता नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। कोई भी चीज जब सर्कल में रोटेट करती है, उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है, और वो फोर्स मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ऐसा काम हम लोग 4th चैप्टर में भी कर चुके हैं। उस समय सेंटर की तरफ फोर्स QVB था, और उसको mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल करके आर की वैल्यू निकाली थी। आर इक्वल टू आया था ना mv बाई QB, उसी से आया था। समझ में आया? ऋषभ ध्यान दो, यहां से ये क्लियर है सबको? आर से एक आर को कैंसिल कर दो बेटा, यहां से mv स्क्वायर आर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, mv स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड इंटू ई स्क्वायर। अरे कैसे लिखा? ये वाला स्टेप बताओ, क्लियर है क्या? बेटा एक आर कैंसिल किया, यहां एक आर बचा, उस आर को उधर ही भेज दो। भेज दिया? देख लो, ये स्टेप मेरे को चाहिए। ये स्टेप दोनों डिराइवेशन में यूज होगा, कॉमन स्टेप है, कॉमन स्टेप है, दोनों में यूज होगा। mv स्क्वायर के जेडी स्क्वायर, क्लियर? आर को उधर भेज दो, के जेडी स्क्वायर, याद हो गया? अब दूसरा इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहो। एक और इक्वेशन, MVR इज इक्वल्स टू क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई। MVR इज इक्वल्स टू कितना होता है? NH अपॉन 2 पाई। ठीक है ना बेटा? ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? बोर्स के क्वांटाइजेशन की इक्वेशन है। MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये दूसरा डेरिवेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है बेटा? अब तुम्हें R निकालना है, R निकालना है तो किसको, R निकालना है तो किसको एलिमिनेट करोगे? V को। बेटा देखो ध्यान से, ये 2 इक्वेशन है, इन्हीं दोनों से हम मदद से निकालते हैं। तो बेटा जब R निकालना है तो V को एलिमिनेट करोगे ना, तो बेटा यहां V स्क्वायर है, यहां भी V स्क्वायर बना लू। एक है तो ध्यान से समझ लो, आएगा नहीं बाद में बहुत मारूंगा मैं। देखो जैसे यहां पे बाहर जाओ, क्लास एकदम बाहर जाओ बेटा, फालतू बकवासबाजी नहीं, एक तो पढ़ता नहीं है, पास कराने की लायबिलिटी है तुम्हारी, जितने काम वाले क्लास डिस्टर्ब कर दो। mv स्क्वायर बाई आर और mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा? ये 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें मुझे निकालना है, पहले मैं r निकालना चाहता हूं, तो बेटा इसमें एलिमिनेट मुझे क्या करना है? v करना है, v को एलिमिनेट करना है। तो बेटा सिंपल एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? एक बच्चा जो ज्यादा मेहनत करे, यहां से v निकाल के ऊपर पुट करे। मैं बोला ज्यादा मेहनत मत करो, इसको स्क्वायर कर दो, पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, फिर इन दोनों को डिवाइड मार देना, डिवाइड मारोगे v स्क्वायर कैंसिल, r बचेगा। तो बेटा इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। ठीक है बच्चों? अब देखो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो, यही 2 इक्वेशन आगे भी यूज करूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। अब बताओ थर्ड बाई इक्वेशन 3/2 करूं या 2/3 करूं, जिससे आंसर डायरेक्ट है आर का? इक्वेशन 2/3 करूं कि 3/2 करूं? 3/2। तो बेटा बस लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, 3/1, सॉरी बेटा मैं 2 कह रहा था, लेकिन 3/1। तो इधर क्या है? m स्क्वायर v स्क्वायर
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू वी स्क्वायर आर, इधर क्या आएगा, नीचे है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो आगे जो करूंगा ना वो सब मैकेनिकल प्रोसेस है, मेरा कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा, मैं बस करते जा रहा हूं इसको एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन के इंटू जेडी स्क्वायर, ये हुआ ना, के की वैल्यू पता है ना क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल हो पाए, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एक पावर इसका कैंसिल हुआ, आर से एक ये आर कैंसिल हुआ, यहां से बेटा आर बचेगा, आर एम इंटू आर बचेगा ना बच्चों, एम इंटू आर बचेगा, किसके इक्वल आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बेटा यहां बचेगा देख लो 4 पाई, बेटा एन स्क्वायर और जेड को अलग रखना, एन स्क्वायर और जेड को अलग रखना, ऊपर एन स्क्वायर नीचे जेड, इनको बाहर रख के देखो क्या क्या बचा, ऊपर बचा एच स्क्वायर और नीचे क्या बचा 4 पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर और जेड को छोड़ के इंटू के इंटू ई स्क्वायर, देखना ये बचा क्या, और बेटा इसके बाद इधर लिख दो डायरेक्ट एन स्क्वायर बाई जेड, इधर क्या लिख दो एन स्क्वायर बाई जेड, बच्चों देखो ये एम इंटू आर, बेटा नेक्स्ट स्टेप में एम को इधर भेज दो, तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के इंटू ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड। अब इसका डायरेक्ट लिखो, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, बेटा अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट किया, सबका वैल्यू, किसका वैल्यू, जैसे देखो h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू और e की वैल्यू, जब इसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल्स टू आएगा 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, r इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। बेटा ये वाला फॉर्मूला मुझे याद है, बाकी मुझे ये वाले 2 स्टेप याद है, ये वाला मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है जो मैंने बीच में किया, ये बस मैं देखते जाता हूं और मैथमेटिकली करते जाता हूं ना, बेटा ये वाला फॉर्मूला कोई याद रख पाएगा, क्योंकि ये वाला तो याद नहीं रख पाओगे ना, ये इधर जो लिखा है अच्छी याद है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत पॉसिबल नहीं है ये कि ये याद करे कोई कि यहां पे क्या किया था, वो पॉसिबल नहीं याद करना। मुझे बस इस इक्वेशन में ये 2 इक्वेशन याद है और एक लास्ट में ये याद है, और ये आपको भी याद होना चाहिए लास्ट में, r इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब नोट करो ये पहला वाला डेरिवेशन, ऐसे तो आप बोलो जनवरी तक पढ़ाते रहूंगा, तो जनवरी तक बोलो बोर्ड के लास्ट दिन तक क्लास चलेगी। बेटा पढ़ते घर पे भी नहीं पढ़ती हो, मतलब तुम पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, उठना नहीं। बेटा खत्म, जल्दी करो इसको, लिख लिया। बेटा इसको कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता, सारे स्टेप को क्लियर बता रहा हूं, उस बच्चे को समझना ही पड़ेगा। ये दोनों स्टेप कॉमन है, उससे कैसे आया समझना पड़ेगा, याद नहीं कर सकते इसको। लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हाँ तो वही तो बता रहा हूं, निंजा टेक्निक तो है फिजिक्स सीखने की। बेटा अब अगर कोई बच्चा ये सब रटे पागल हो जाओ, मैं क्या कर सकता हूं, एग्जाम में भूल ही जाओगे, क्या ही कर सकते हो। जो बच्चा अब जैसे बायो वाले बच्चे खासकर रटना शुरू करते हैं डेरिवेशन, अरे रटो मतलब समझ लो ना ये क्या किया है, कैसे निकला है। डन। अच्छा बताओ v निकालना है तो क्या करूंगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, v निकालना है तो क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में बताओ दीपांशु, v निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या करूं, v निकालना है तो किसको किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं, बेटा कॉमन सेंस लगाओ। 1 और 2 को, बेटा देखो यहाँ v स्क्वायर है, r को एलिमिनेट करना है ना, r यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ डिवाइड कर दो, m कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, v बच जाएगा। कितना आसान है ये, करो चलो चलो बेटा, चलो चलो नेक्स्ट, दूसरा डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी। डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी,
डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी। चलो दीक्षा लिखा, नंदिनी, दिव्या, Yes, sir. ठीक है बेटा लिख लिया। अब लिखो डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी। रुद्र समझना भी है, देव तुम लोग बात ही कर रहे हो बस, कल से मयंक और तुम साथ में बैठोगे। बेटा डन, जल्दी करो, हाँ जल्दी आगे चलो। दूसरा डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी, डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी। इधर ध्यान दो, वेलोसिटी के लिए सेम फॉर्मूला के जे डी स्क्वायर। अरे वो जब मान लो वेलोसिटी डिराइव करने को आया तो फिर पूरा करना पड़ेगा आपको। पूरा करने का मतलब जैसे ये न्यूक्लियस ले लिया, ये रेडियस आर हो गया, ये जेडी हो गया, ये माइनस ई हो गया, और ये वी से घूम रहा है, तो फिर से वही बात, k इंटू जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से सॉल्व करोगे एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, के जे डी स्क्वायर। क्लियर है इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन 2। बेटा अगर आपको v चाहिए तो r को एलिमिनेट करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 1/2, r एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेटा बचेगा कितना, v इज इक्वल्स टू बाई डिवाइडिंग किसको किससे, 1/2 फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकेंड इक्वेशन। बेटा फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करो, v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के जे डी स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन NH सॉरी। बेटा z बाई एन छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट है एक साथ लिख लो। z बाई एन को छोड़ दो, बाहर निकालो, बाकी सबको एक साथ लिखो। z और n को एक साथ बाहर निकाल दो, उसको छोड़ के देखो k इंटू ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन h, और z और n को, z यहां से छोड़ो, n यहां से बाहर लिख लो, z बाई एन। बेटा ये कांस्टेंट आया, तो फिर से वही कहानी, आफ्टर सॉल्विंग, बेटा यहां लिख रहा हूं आफ्टर सॉल्विंग। बेटा सॉल्व करने के बाद v कितना आता है, v आता है 2.18 इंटू 10⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, z बाई एन मीटर पर सेकेंड। बेटा इलेक्ट्रॉन के, हाँ हो गया डिराइवेशन, कहा एनर्जी बच गया ना, ये वाली हो गई। अरे क्या हो गया तुम लोग, कैसा बात करते हो यार तुम। एनर्जी का री लो, हाँ उससे मतलब नहीं। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी अभी खत्म करो, चलो बहुत छोटी है, चलो यही फॉर्मूला उसमें भी है, ये बताओ डन। श्योर नहीं है ना, इसलिए लिख लो। करण हुआ बेटा, लिख लिया? यस सर। बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। ए जल्दी करो, बात क्यों कर रहे हो गया बेटा? तीसरा और आखिरी, एनर्जी। अरे खुद कर लेना ना, बता तो दिया, स्टेप तो सेम है, नहीं कर पाओगे। तुमरा बगल से लिखना तुम। डिराइवेशन ऑफ एनर्जी, देखो
mv स्क्वायर आर इक्वल टू कितना आता है के जे डी स्क्वायर। अरे mv स्क्वायर आर इक्वल टू के जे डी स्क्वायर आता है, आया था ना अभी तीसरी बार आया, ये 2 बार आ चुका। तो यहां से mv स्क्वायर किसके इक्वल आएगा के जे डी स्क्वायर बाई आर, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ mv स्क्वायर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, तो अपॉन 2r। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, के जे डी स्क्वायर अपॉन 2r काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। रुको बेटा, सेंटर में चार्ज कितना है जेडी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है माइनस ई, इनके बीच में रेडियस कितना है आर। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, याद है? नहीं याद है तो लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैट में होता है के Q1 Q2 बाई आर, तो के की वैल्यू के इंटू Q1 ए, बात कर रहा कहीं का। Q1 की वैल्यू कितनी है के इंटू जेडी, के इंटू जेडी। Q2 की वैल्यू कितनी है इंटू ई अपॉन आर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, माइनस साइन के साथ। बेटा माइनस साइन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है ना। अरे यहां पे Q1 Q2 में विद साइन वैल्यू पुट करते हैं, Q1 Q2 में विद साइन वैल्यू पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना तो माइनस आएगा। अरे इसका माइनस बाहर लिख दिया है बेटा, यहां देखो न्यूक्लियस पे प्लस था, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो माइनस था तो माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। टोटल निकालो खुद से, ऐड करो जल्दी से दोनों को। टोटल विल बी इक्वल टू के प्लस पी, जल्दी से ऐड करो। टोटल विल बी इक्वल टू के प्लस पी, जल्दी से ऐड करो। रुक तो जाओ। टोटल विल बी इक्वल टू के प्लस पी। टोटल विल बी इक्वल टू के प्लस, जल्दी ऐड करो जल्दी। नहीं, कौन बोला? अरे जल्दी तो करो, पहले लिख तो लो बेटा, जल्दी बताओ टोटल एनर्जी कितनी आई। अरे विनोद जल्दी बताओ, मुस्कुरा रहा है। माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन 2r। अब ध्यान से देखो, एक चीज लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। फटाफट देखना जरा, देखो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा दो टोटल आ जाएगा। और यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो टोटल आ जाएगा। बेटा जितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले नहीं है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऊपर लास्ट में लिखा है। अभी खत्म नहीं हो कहानी। अरे आर की वैल्यू तो पुट कर दो। बेटा चलो लिख लिया जल्दी। अरे जल्दी लिखो इसको, समझ में आ रहा है ना, आसान सा चैप्टर है यार। अब सुनो ध्यान से बेटा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। 2 की आर की वैल्यू कितनी होती है अभी निकाला था 0.53। अरे याद है किसी को? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एंगस्ट्रॉम में आया था ना, तो 10⁻⁻10। अरे -10 क्यों किया? एंगस्ट्रॉम में था ना। अरे आर की वैल्यू पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, ऐसे मत देखो। यहां जो आर आया था उसमें वैल्यू पुट किया है भाई। आर की वैल्यू पीछे पढ़ाया था ना, पहला डिराइवेशन का लास्ट स्टेप, पहले डिराइवेशन का लास्ट स्टेप। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, अब देखो जेड और एन को बाहर निकालो, तो जेड एक नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। अरे देखो यहाँ एक जेड है, नीचे एक जेड है, ऊपर जाके एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? एन स्क्वायर। तो बस देखो उस बाकी सबको छोड़ दो, माइनस के इंटू ई स्क्वायर अपॉन, इधर ध्यान से देख लो, अभी इसमें कहानी बाकी है,
2 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल्स टू कितना आया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये सही लिखा क्या? लेकिन ये आंसर जूल में आया, जूल में आया। इलेक्ट्रॉन में आंसर निकालने के लिए क्या करोगे? अरे ईवी में कर निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल एनर्जी ईवी में डिवाइड डिवाइड डिवाइड। बेटा टोटल एनर्जी या एनर्जी को ईवी में निकालना है तो ई से डिवाइड करोगे ना इसको, तो ई से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? माइनस के ई। गधा कहेगा ई इन जूल अपॉन ई। अरे वो ई जूल में निकला है तो इसको कैंसिल करोगे तो एक ई का पावर हट जाएगा ना, ऊपर जो ई का, तो आएगा माइनस के ई अपॉन 2 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी। ये किसमें आएगा? ईवी। और ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद, अभी सॉल्व तो किया नहीं तुमने, देखो कितना मेहनत मैंने करके रखा हुआ है, सॉल्व करवाता मैंने। ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद ये क्या आता है? सबकी वैल्यू पुट कर दे। सॉल्व करने के बाद क्या आता है? देखो तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, सॉल्व तुम करोगे ही नहीं, पागल हो जाओगे तुम एग्जाम में। बेटा फाइनल फाइनल फार्मूला तीनों याद होना चाहिए। ऑन सॉल्विंग En इज इक्वल्स टू या E इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। ये भूलना नहीं चाहिए किसी को। ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का। बेटा काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हो? अरे टोटल एनर्जी को निकालो तो काइनेटिक निकाल सकते हो ना। क्या करोगे काइनेटिक के लिए? ऊपर रिलेशन लिखा था मैंने, माइनस लगा दोगे। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। पहले ऑर्बिट की, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की जेड की वैल्यू क्या रखोगे? 1, और एन की वैल्यू भी क्या रखोगे? 1। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी? रुको, हाइड्रोजन के E1 कितना होगा हाइड्रोजन का? बोलो। हाँ, बेटा ये याद होना चाहिए अभी जो लिख रहा हूं। E1 हाइड्रोजन का कितना होता है? -13.6 EV। बेटा हाइड्रोजन के लिए Z1 और N की वैल्यू भी 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बताना, सेकेंड ऑर्बिट के लिए होगा -13.6, Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, तो N का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो -13.6 बाई 4, ये निकाल के आओगे -3.4 EV। बेटा ये मुझे याद है ना, आपको भी होना चाहिए। इसी तरह E3 -13.6, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 3 बाई 9। 9 कितना आएगा? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -1.51 EV, ई की वैल्यू 4, -0.85 EV। अब ये बता रहा हूं, याद होना चाहिए तभी कुछ फायदा होगा इससे, इसलिए बोल रहा हूं। E5 आएगा -0.53 EV। बेटा 5 तक सबको याद होनी चाहिए। निकाल सकते हो लेकिन याद होनी चाहिए 5 तक। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.53, ये याद होनी चाहिए सबको। और 3 फॉर्मूले, Rn इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, और V इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, और En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। याद होना चाहिए सबको, याद होना चाहिए। और हर ऑर्बिट की एनर्जी याद होनी चाहिए। और रिलेशन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। बेटा याद ही होनी चाहिए ये सब चीजें। कहां हुआ पूरा? करने ही नहीं दिए बच्चे। चलो कोई बात नहीं, जाओ। अरे कहते तुम लोग पढ़ाते हो। बेटा नंदिनी, दीक्षा, श्रुति, करण, ऋषिता, दिव्या, बताओ बेटा ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, कोई भी दिक्कत होता है पूछ लेना है। बाकी नो सर। सबसे इजीएस्ट वे में मैंने ट्राई किया इसको पढ़ाने का, एक बार इतना याद रख लेना। ठीक है बेटा, जाओ जाओ बेटा, बाय।